जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज मजदूर दिवस है। देखो, ये जो न्यूज़ है इसके बिटवीन जाके पढ़ने की आवश्यकता है। इस न्यूज़ के बेसिक्स में जाकर आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जो आपके लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ। कोरोना से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखोगे तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में जो है राज्यों की मजबूती की मांग किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में नॉर्मली स्टेट जो है वो एम्पावर्ड होते हैं, स्टेट मजबूत होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे प्रावधान भारत में अपनाया गया है जो एकात्मकता का प्रतीक है। जैसे आपातकाल अगर लगेगा तो ऐसे कंडीशन में स्टेट की शक्ति छीन हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से आपदा आएगा तो स्टेट की शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह से महामारी अगर आएगा तो स्टेट की शक्ति कम हो जाती है, केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो दो एक्ट था। एक एक्ट है महामारी अधिनियम 1897 भारत में, जिसको 2020 में संशोधन किया गया है, और दूसरा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये दोनों एक्ट के द्वारा केंद्र की शक्ति अभी काफ़ी बढ़ गई है। केंद्र चाहे तो राज्यों के लिए नियम बना सकती है और नियम बनाती भी है, राइट। तो ये दो एक्ट केंद्र को अधिक एम्पावर कर रहा है। बाकी फर्स्ट पेज पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बेसिक में आपको जाकर ये देखना होगा कि संघात्मक और एकात्मकता के बीच की क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, जाकर के एक बार देख लेना। देखो, सी जिनपिंग जो है ने मोदी को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की है। तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पत्र लिखा है, ठीक है, और मदद की पेशकश की है। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो मई 2020 के बाद किसी तरह का जो वार्ता हुआ, ये पहला वार्ता है भारत और चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, मई 2020 के बाद। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणी किया है कि इंटरनेट मीडिया पे मदद मांगने वालों पे नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। इंटरनेट मीडिया पे वर्तमान में अगर मदद मांग रहा है कोई, तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कीजिए। अगर आप कार्रवाई कीजिएगा तो वो न्यायिक अवमानना के तहत आएंगे, यानी आप हमारा अपमान कर रहे हैं। इसको जब पढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना में फंसे लोग पे अगर वो मदद मांग रहे हैं, उस पर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो वो न्यायपालिका की अवमानना मानी जाएगी, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसको लेकर कई बार हमने डिस्कस किया है। देखो, दो तीन टर्म जो होती है न्यायपालिका के संदर्भ में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक तो न्यायिक समीक्षा, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। दूसरा न्यायिक सक्रियता, और तीसरा होता है न्यायिक अतिक्रमण। ये तीन वर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ न्यायिक अवमानना क्या है, इसको लेकर के प्रशांत किशोर के मैटर में न्यायिक अवमानना काफ़ी चर्चा में रहा था। कुणाल कामरा के मैटर में न्यायिक अवमानना काफ़ी चर्चा में रहा था। न्यायिक अवमानना क्या है, न्यायिक अवमानना के लिए कौन कौन सा अधिनियम है, न्यायिक अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट संसद में संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, संसद द्वारा कौन सा कानून इस पर पारित किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। 6 महीना का जेल या 2000 रुपये का फाइन है इसके लिए, न्यायिक अवमानना के लिए। देखो, कल ये जो पत्रकार हैं, काफ़ी फेमस पत्रकार हैं, आज तक के पत्रकार हैं, और बिहार के मुख्य सचिव भी नहीं रहे कल, उनका भी निधन हो गया। और आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना की मृत्यु हो गई। मैं बस एक दो पॉइंट यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने कल ट्विटर पे देख रहा था कि काफ़ी लोग जो रोहित सरदाना के जो है आलोचक थे, राइट, उनका ट्विटर पर प्रतिक्रिया आ रहा था कि अच्छा हुआ मर गया। नॉर्मली दूसरे शब्दों में कहूँ तो रोहित सरदाना को राइट विंग का पत्रकार माना जाता था, तो लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत का धर्म जो है सबसे पहला धर्म है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट हम लोग बोलते हैं। आप किसी व्यक्ति के आलोचक हो सकते हैं,
आलोचना करनी चाहिए, आलोचना सही होता, आलोचना किसी व्यक्ति को, किसी व्यवस्था को सही करने के लिए आवश्यक है, लेकिन आप उसके मरने पर अगर इस तरह की प्रतिक्रिया देंगे तो वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसी तरह से मैंने देखा कि एक पत्रकार थी गौरी लंकेश, आई थिंक 2018 या 19 में उनकी मृत्यु हुई। तो उनके मरने पे जो है काफ़ी राइट विंग के लोग जो है उनको गाली दे रहे थे, मरने के बाद सोचो गाली दे रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, वो भी गलत है। मतलब वो लेफ्ट विंग की पत्रकार थी, कहा जाता था कि वो लेफ्ट विंग की पत्रकार है तथाकथित रूप से, और उसको राइट विंग के लोग जो आज रोहित सदाना की मृत्यु पे जो शोक मना रहे हैं, वैसे लोग कल उनको गिरा रहे थे। तो दोनों ही कंडीशन गलत है। आप किसी से भी विंग से हो, आप लेफ्ट विंग से हो, राइट विंग से हो, आपकी पॉजिटिव विचारधारा है, निगेटिव विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, कोई भी विचारधारा है, लेकिन किसी की मृत्यु पे सांत्वना प्रकट किया जाता है। ये हमारे देश में, हिंदुस्तान में हमें सिखाया गया है, इंसानियत फर्स्ट। देखो जीएसटी कलेक्शन, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था 2016 में, सॉरी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, हाँ राइट। तो जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तो टारगेट था जीएसटी का कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक महीना जो है हमें जीएसटी कलेक्शन प्राप्त होगा, ये टारगेट था। 2021 में हम देख रहे हैं कि ये टारगेट लगभग फुलफिल हो रहा है। प्रत्येक महीने, लगभग 2-3 महीने से प्रत्येक मंथ जो है 1 लाख करोड़ से अधिक का रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है सरकार को। मार्च में हाईएस्ट रिवेन्यू प्राप्त हुआ जो हुआ था 1.24 लाख करोड़, और इस महीने में यानी अप्रैल में भी, कल हो सकता है डाटा आ जाएगा अप्रैल का, उसमें भी 1.15 से लेकर के 1.20 लाख करोड़ जीएसटी हमें प्राप्त हो जाएगा, इसकी संभावना है। देखो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ डाटा को लेकर के। 2-3 डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। इंडिया का फूड टारगेट क्या है? चावल का टारगेट हमने रखा हुआ है कि 10.43 करोड़ टन चावल हमें उत्पादन करना है आने वाले ईयर में, 2021-22 में। पिछले वर्ष हमने उत्पादित किया था 10.37 करोड़। मोटे अनाज का टारगेट हमने रखा हुआ है कि 3.73 करोड़ टन। तिलहन का टारगेट है 2.62 करोड़ टन। दलहन का टारगेट है 98.2 लाख टन, और जो कुल खाद्यान्न है उसका टारगेट हमारा है 15 करोड़ 14.3 लाख टन। पिछले वर्ष था 14.79 करोड़ टन। तो ये यहाँ पे दिया हुआ डाटा से मैं यहाँ से कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं, कहीं लिखने वाले काम आ जाएगा, मेंस में लिखने का काम आ जाएगा। देखो एमएसएमई के लिए 2 लोन उत्पाद लाया सिडबी। तो सिडबी जो है, सबसे पहले सिडबी के बारे में बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको सिडबी कहा गया। इसकी स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 में, संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और इसका बेसिक काम है एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना, उसके लिए लोन देना, उसके लिए रेगुलेट करना, उसके लिए विकास के लिए काम करना, उसके लिए वित्तीय पारितंत्र उपलब्ध करवाना, एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाना, ये बेसिकली काम है सिडबी का। तो इसी के तहत हम देख रहे हैं कि 2 योजना, एक तो स्वास्थ्य योजना पहला योजना लाई है, और दूसरा योजना जो यहाँ पे नाम दिया हुआ, दूसरा है NROG योजना। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जब सिडबी का वेबसाइट खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा, एक है स्वास्थ्य योजना, सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो जब भी कोई योजना वगैरह का जिक्र हो तो आप वेबसाइट खोल के ज़रूर देख लें। सिडबी का वेबसाइट पर आपको ये योजना मिल जाएगा, इसका क्या क्या टारगेट है यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ सकते हैं। और दूसरा योजना है AROG,
सिडवी असिस्टेंट टू एमएसएमई फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये 2 योजना सिडवी के द्वारा लाया गया है। योजना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खोल के इसलिए दिखाया हूँ कि वेबसाइट से जा करके आप उसको एक बार देख सकते हैं। जब भी कोई योजना है वेबसाइट से एक बार चेक कर लें। अब देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई वर्ष का जो है मेहनत के बाद जो है इसको सफल किया गया है। डिटेल से एनालिसिस करते हैं इस टॉपिक पे। ब्रू जनजाति की क्या समस्या थी, हाल में ही सरकार के द्वारा जो है समाधान का प्रयास किया गया था और उसमें सरकार ने सफलता प्राप्त की। इससे पहले 9 बार समाधान का प्रयास किया गया है, 9 बार असफल समाधान हुआ है और इस बार हमारा समाधान जो है सफल रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ब्रू जनजाति, इसको रियांग जनजाति भी कहा जाता है। रियांग जनजाति कहाँ के निवासी थे? तो रियांग जनजाति मूलतः मिजोरम के निवासी थे। 1997 में मिजोरम के मिजो जनजाति के द्वारा जो है एक डिस्प्यूट हो गया। मिजो जनजाति और रियांग जनजाति या ब्रू जनजाति के बीच में आपसी विवाद हो गया, आपसी तनाव हो गया और उसके बाद कई परिवार मिजोरम से भाग करके त्रिपुरा में शरण लिया। ये त्रिपुरा में जो है अस्थाई शिविर में रहने लगे और लगभग 30,000 लोग, ब्रू जनजाति या रियांग जनजाति के 30,000 लोग त्रिपुरा में पिछले 1997 से अभी तक रह रहे थे, यानी पिछले 23 वर्ष से वहाँ पे रह रहे थे। और ख़ास करके उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर प्रखंड में 23 वर्ष से शिविर लगा के ये लोग रह रहे थे। मिजोरम के मिजो जनजाति के मध्य विवाद हुआ था और उसके बाद वहाँ से वो भाग के आ गए थे। तो अब समझौता क्या हुआ? ब्रू समझौता हुआ है 2020 में। 16 जनवरी 2020 को 4 पार्टी समझौता में शामिल थे। केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और बोरो जनजाति। तो इसमें कहा गया है कि जो लोग त्रिपुरा में, जो मान लो 23 वर्ष से त्रिपुरा में रह रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं मिजोरम आप जा सकते हैं, लेकिन अगर चूँकि 23 वर्ष से रह रहे हैं आप यहाँ पे, तो अब आप अगर यहीं रहना चाहते हैं तो हम सारा सुविधा आपको देंगे कि आप त्रिपुरा में ही रहें, राइट। तो इनके लिए क्या किया गया है कि एक चतुष्पक्षीय समझौता हुआ जो 4 पार्टी के बीच में हुआ, केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू जनजाति के बीच में। अब देखो, इसमें कहा गया है कि वे सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं उसके लिए त्रिपुरा में अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था और त्रिपुरा राज्य के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे। यानी त्रिपुरा राज्य के जो भी नागरिक का अधिकार है वो सारा अधिकार आपको मिलेगा। ये लोग केंद्र सरकार व त्रिपुरा राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और साथ ही साथ त्रिपुरा सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवार को 1200 स्क्वायर फीट का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। प्रत्येक विस्थापित परिवार के घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की नगद मदद की जाएगी। पुनर्वास सहायता दिया जाएगा। प्रति परिवारों को 2 वर्ष तक प्रति माह 5,000 रुपये का निःशुल्क सहायता दिया जाएगा। यानी आपको बसने के लिए, त्रिपुरा में ही बसने के लिए, परमानेंट बसने के लिए आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सरकार आपको देगी। और उसी के तहत यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, ये वहाँ के ब्रू या रियांग जनजाति से जाकर के मिल रहे हैं कि आपके पुनर्वास का काम कैसा चल रहा है, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है कि नहीं, राइट। तो उसी के तहत वहाँ के ब्रू या रियांग जनजाति से बात कर रहे हैं। तो कोशिश किया है मैंने आपको क्लियर बताने का। आपको भी समझ में आया होगा कि इसका बेसिक डिस्प्यूट क्या था। मिजोरम के मिजो जनजाति से 1997 में विवाद हो गया था और उसके बाद 30,000 से भी अधिक ब्रू जनजाति त्रिपुरा में आकर निवास कर गए थे। अस्थायी शिविर में वो रह रहे थे और उसे अब त्रिपुरा के नागरिकों के समान ही पूरा अधिकार मिलेगा। सबकी पोल खोलने वाली त्रासदी, तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, वनों के संरक्षण का समाधान। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जंगलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी और अधिकार अगर स्थानीय समुदाय को देंगे तो वन संरक्षण बेहतर होगा। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि जंगल में जो आग लगती थी, पहले जंगल में आग की घटना इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जंगल के आसपास लोग निवास करते थे, अगर जंगल में आग लगती थी तो वो जाकर के आग बुझा देते थे। आज ऐसा नहीं है, आसपास के लोगों को हटा दिया गया, गांव वगैरह खाली कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आग पूरी फैल जाती है। तो इसलिए कहा गया है राइटर के द्वारा कि जंगल के प्रबंधन की जिम्मेदारी और अधिकार स्थानीय लोगों को दिया जाए। कभी भी अगर आपको लिखना हो मेंस में
कि वन प्रबंधन के लिए हम क्या करें, तो एक पॉइंट जरूर ऐड करें कि जंगल के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को दिया जाए। इसको भी पढ़ सकते हैं, देखो ये दोनों एडिटोरियल लगभग सेम है, इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि देखो दैनिक जागरण अगर आप पढ़ते हो तो उसकी सबसे खास आदत है क्या है, और द हिंदू, दैनिक जागरण क्या होता है कि वो सरकार के पक्ष में अधिक बोलता, अधिक लिखता है। द हिंदू क्या है कि सरकार के विपक्ष में अधिक बोलता है। तो आपको दोनों के बीच में रहना है, ना तो सरकार का बहुत ज़्यादा पक्ष लेना है और ना ही सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध करना, राइट। इस एडिटोरियल में भी सरकार का काफ़ी जो है प्रशंसा किया गया है और कुछ सरकार की आलोचना किया गया। नए भारत के निर्माण में बाधक बन रहे महामारी, महामारी एक्चुअली हमको दिखा दिया है कि हमारी औकात क्या है, कि क्या हम तैयार हैं, क्या दुनिया को लीड करने के लिए भारत तैयार है, क्या भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है, क्या भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है, राइट। तो ये एक तरह से हमारी सिस्टम की पोल खोल रही हैं। तो निश्चित तौर पे अब हमें जो है, जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी तो हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा, राइट, बाकायदा इस चीज़ों पे हमें काम करना होगा। पढ़ लें, अच्छा है एडिटोरियल, एक बार पढ़ सकते हैं। देखो लगातार यूएस को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा यूएस इंडिया रिलेशन को लेकर के, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। देखो ये जो है, ये न्यूज़ जो है, अलकायदा का ऐलान, तालिबान के साथ फिर अफगानिस्तान में लौटेंगे, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अलकायदा, ओसामा बिन लादेन अलकायदा से संबंधित था और तालिबान के साथ इसकी दोस्ती है, जग जाहिर है। ऐसे कंडीशन में अगर मान लो अमेरिका की सेना जिस तरह से वापस जा रही है, 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी, ऐसे कंडीशन में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में, अलकायदा का प्रभुत्व अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा और भारत की जो रणनीति थी अफगानिस्तान के लिए वो उस पर पानी फिर सकता है। भारत ने 3 अरब से भी अधिक इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में। भारत ने अफगानिस्तान की बिल्डिंग बनाई है, संसद भवन बनाई है, अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया, कई सारे काम किए हैं, कई सारी सड़क योजना बनाई है, राइट। तो वो सब धूमिल हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। चलिए इतना ही न्यूज़ था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।